बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं इलास्टिसिटी की जो आपको पता होना चाहिए, हमारे बहुत नेचुरल एग्जांपल्स हैं। इवन ये अगर कोई नहीं भी है साइंस फील्ड से उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से कुछ जो है एप्लीकेशन जो है वर्क करती हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, रोप ऑफ अ क्रेन आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलास्टिक लिमिट। जो क्रेन्स होती हैं ना, आप सभी को पता है क्रेन्स का क्या काम है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाना। अगर कोई कार जो है वो खाई में गिर गई, अगर कार जो है वो कैनाल में गिर गई है या रिवर में गिर गई है, तो उसको क्रेन्स क्या करती हैं, उठाती हैं। या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने उठाना है वो क्रेन का काम है। बट क्रेन पे जो रोप्स लगी होती है ना, वो किस तरह से सिलेक्ट की जाती हैं कि उसकी इलास्टिक लिमिट क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रेन से हम कितना भी वेट उठा लें, उसकी पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट तक ही वेट उठाया जाता है। अगर उससे ज़्यादा वेट उठा लिया जाए तो आपने कुछ वीडियोस में ये भी देखा होगा कि क्रेन जो है एकदम से टूट गई, क्रेन का जो रोप है वो एकदम से टूट गया। उसका रीज़न यही रहता है, उसका रीज़न अभी हम जानेंगे क्या होता है। अभी सबसे पहली बात है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर हमने 10 की पावर 3 मतलब 1000 kg 1000 kg का हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, ठीक है, तो क्रेन्स में एक सेफ्टी फैक्टर दिया जाता है 10 का, मल्टीपल ऑफ 10। मतलब अगर 1000 kg का अगर हमने कोई वेट को लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, तो इंटू 10 कर दो आप, तो उस क्रेन जो है वो 10 की पावर 4 kg जो है कितना हो गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 10 की पावर 4 kg वेट उठाने लायक होनी चाहिए। अगर क्रेन 10 की पावर 4 kg वेट उठा सकती है तभी उससे जो है 10 की पावर 3 तक वेट उठाया जाएगा। जरूरी नहीं 10 की पावर 3 तक ही उठाया जाएगा, उससे कम भी उठा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। 10 का सेफ्टी फैक्टर रखा ही जाता है, क्योंकि एक सेफ्टी फैक्टर होगा तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट कर पाएगा, उसकी जो रोप है वो टूटेगी नहीं जल्दी। अब जो स्ट्रेस है वो क्रेन के रोप की इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए। मतलब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो हम देखो, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी किया था कि जो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी है हम कंसिडर करते हैं वो है स्टील। तो जो हम मान लेते हैं कि स्टील का रोप है, जो क्रेन का रोप है वो स्टील का है, तो स्टील की इलास्टिसिटी आप सभी को पता होनी चाहिए। सो इलास्टिसिटी of steel is 3 into 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इलास्टिसिटी स्टील की रहती है। तो अभी हम स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा लेंगे। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इलास्टिक लिमिट कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स क्या होती है, वेट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं ना, ये मान लो रोप है, ये रोप है, ठीक है, इस रोप से नीचे हमने क्या लटका दिया, ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा mg, वो उतनी ही तो उस पर फोर्स लगेगी ना, रोप के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, जितना उसका वेट होगा ऑब्जेक्ट का। तो मतलब फोर्स को मैं वेट ही कंसिडर करूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं mg। और ये एरिया किसका है, एरिया हमारे पास रोप का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोप। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोप सर्कल है ना, सर्कल का क्या एरिया होता है, सर्कल का एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इट मस्ट बी लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे जी की वैल्यू 9.8 रख देंगे, और मास जो हमने कितना लिया हुआ है 10 की पावर 3 kg, 1000 kg हमने वो वेट वहाँ पे मास जो है वो रखा हुआ है। तो 1000 kg हम पुट करेंगे अगर, और यहाँ पे 9.8 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, और आर स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 8। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू 1.02 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालना चाह रहे थे कि उस रोप का कितना रेडियस होना चाहिए अगर उसने 1000 kg का वेट उठाना है, और उसकी जो हमारे सेफ्टी फैक्टर के साथ 10 की पावर 4 की जो है सेफ्टी फैक्टर है, और इलास्टिसिटी कितनी है, स्टील के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 3 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। जो ब्रिजेस रहते हैं वो बहुत ही लंबे समय के बाद अनसेफ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। आप सभी की सिटीज़ में, अगर आप विलेजेस में रहते हैं तो सिटीज़ में जाकर देखो, जो ब्रिजेस रहते हैं वो बहुत टाइम के बाद, ऐसा नहीं है कुछ 1 2 3 4 साल,
20-20, 25-25 साल बाद वो डिक्लेयर कर जाते हैं अनसेफ। बट आजकल के लोग जो है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिजेस की फिर से कंस्ट्रक्शन करनी या फिर से उसको सही तरह से बनाना, ताकि वो दोबारा से इलास्टिक लिमिट को अटेन कर सके। क्योंकि देखो, एक कोई भी चीज़ की कोई ना कोई लिमिट रहती है, कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है। यहाँ पे अगर कोई ब्रिज बनाया गया है तो उसकी कोई लाइफ रखी जाती है। जो इंजीनियर्स ब्रिज को स्टार्टिंग में बनाते हैं उसकी कोई लाइफ रखी जाती है। उसकी लाइफ 20 ईयर 25 ईयर लाइफ स्पैन हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 100 ईयर्स तक भी ब्रिजेस रह सकते हैं। बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो ऐसे रह रहे हैं। अब देखो ये एग्जांपल क्यों है इसकी, ब्रिजेस जो हैं उसमें इलास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रिजेस जो हैं वो हिलेंगे तो मतलब उसमें इलास्टिक नेचर है। आप अभी कभी भी ब्रिजेस को देखना, नीचे जो बीम होते हैं ना, उसके पिलर्स कह सकते हैं, सॉरी बीम नहीं पिलर्स कह सकते हैं, जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स और जो ब्रिज का ऊपर वाला जो रोड वाला हिस्सा है उसके बीच में थोड़ी स्पेस होती है। बट ऐसा नहीं है कि वो जुड़ा नहीं होता, जुड़ा होता है, बट स्पेस इसलिए रखी जाती है उसके बीच में क्योंकि वो ब्रिज हिलना चाहिए, वो उसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए, ऊपर नीचे जो है वो होना चाहिए। वहाँ पे स्प्रिंग टाइप आप बोल सकते हो। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलास्टिक नेचर होने से बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा क्या आ जाता है, हम कह सकते हैं डक्टाइल नेचर आ जाता है। ठीक है, तो डक्टाइल नेचर क्या रहता है कि अगर मान लो आपको कोई एग्जांपल मैं दूं डक्टाइल नेचर की, तो आप रबड़ ले लो, तो रबड़ में क्या रहता है, या फिर आप स्केल ले लो। स्केल जो होता है ना, जैसे आपका जो प्लास्टिक स्केल्स आप यूज़ करते हो, उसको अगर आप मोड़ोगे, उसको मोड़ोगे क्या हो जाएगा, वो स्केल किसी पर्टिकुलर लिमिट के बाद टूट जाएगा। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी डक्टिलिटी थी, डक्टाइल नेचर थोड़ा बहुत था। बट अगर वो स्केल बहुत रिजिड होता, बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता, जैसे लकड़ी का स्केल ले लो, लकड़ी का स्केल क्या होगा, लकड़ी का स्केल थोड़ा सा भी मोड़ने पे या वो क्या कर सकता है, टूट सकता है, मतलब वो ब्रिटल है। क्लियर, वो ब्रिटल है। अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप में भी डक्टाइल और ब्रिटल के बारे में डिस्कस किया। उसमें भी हम बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद हमारे पास अगर ज़्यादा स्ट्रेस देने पे नहीं वो टूट रहा है, इसका मतलब वो डक्टाइल है। कुछ मटेरियल होते हैं ना ऐसे मोड़ने पे पूरे मुड़ जाते हैं, वो डक्टाइल नेचर के होते हैं। बट अगर एकदम से टूट जाना मतलब ब्रिटल है। तो वो स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। तो यहाँ पे ब्रिजेस जो है वो आफ्टर लॉन्ग यूज जो है अनसेफ कर दिए जाते हैं। क्लियर, अब अगर ब्रिज हिलेगा नहीं, इसका मतलब वो ब्रिटल है। तो वो ज़्यादा फोर्स लगने से ज़्यादा देर तक अगर डिप्रेशन उसमें आएगा तो वो टूट जाएगा। सो डक्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना चाहिए किसी भी ब्रिज के अंदर, जो इलास्टिक नेचर है होना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज डेप्थ ऑफ बीम्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स इज ऑलवेज केप्ट ग्रेटर देन इट्स विड्थ। अभी ये भी एग्जांपल्स आपको अपने स्कूल्स में या बड़ी बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मिल सकती हैं। जो बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाते हैं ना, क्योंकि उसमें कोई बीम रहता नहीं है, मतलब कोई पिलर रहता नहीं है, वो कोशिश करते हैं बड़े बड़े होल्स जो होते हैं उसमें बीम बनाए जाते हैं। ऊपर इस तरह से बीम जो है वो होते हैं। बीम जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, ताकि जो देखो फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड सो ऑन। अगर बिल्डिंग बड़ी है, वहां पे ऊपर वाले फ्लोर्स नीचे वाले फ्लोर को क्या करेंगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस डालेंगे उसके ऊपर। जो नीचे वाला जो जिसे हम लेंटर बोलते हैं ना, जो सीलिंग रहती है वो नीचे डिप्रेस्ड हो गई, डिप्रेशन आ जाएगा उसके अंदर। अगर हम ज्यादा इलास्टिक नेचर नहीं रखेंगे तो वो बीम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं लेंटर को, ऊपर को जो ऊपर से आ रहा है वेट उसको सपोर्ट देते हैं, ताकि वो ज्यादा देर तक टिका रहे, वो टूटे ना। तो उसका एक फॉर्मूला इंजीनियरिंग में हम एक फॉर्मूला देखते हैं। अभी जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है आपकी स्टैंडर्ड में, आपकी क्लास में, बट अगर जो इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर देख रहे हैं उनको पता होगा। बट अभी सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूले में क्या है, डिप्रेशन। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो, इस फॉर्मूले से बता सकते हो कि जो डेप्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी क्यूब के साथ, मतलब इसके डिप्रेशन के साथ। और जो हमारी लेंथ है, या फिर मैं विड्थ बोल सकता हूँ, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के साथ। डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। अब खुद देखो वो डेप्थ नीचे रखनी क्यों जरूरी है, नीचे ज्यादा क्यों होनी चाहिए डेप्थ, वो जो डेप्थ है नीचे क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेप्थ ज्यादा होगी तो डिप्रेशन कम होगा। इस फॉर्मूले से क्लियरली हमें दिख रहा है, अगर डेप्थ ज्यादा है तो डिप्रेशन कम होगा। विड्थ जो है वो अगर ज्यादा है भी तो डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए विड्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ऊपर से जो डिप्रेशन है वो कम लगे।
क्लियर? आई होप आपको ये समझ लग गया। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स की हाइट जो है वो किस तरह से एस्टिमेट की जाती है कि माउंटेन की हाइट कितनी एग्जिस्ट कर सकती है हमारी अर्थ में। क्लियर? उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो इतनी क्यों है, जितनी भी हाइट है उसकी मैं आपको वैल्यू नहीं बताऊंगा, आप मुझे बाद में खुद माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन्स जो है उसकी हाइट जो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि जो स्ट्रेस है इट मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट। तो हम कंसिडर करते हैं कि मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट है किसी माउंटेन की, वो स्टील के ही इक्विवेलेंट ले लेते हैं हम इलास्टिक लिमिट स्टील की कितनी रहती है 3 × 10⁸। तो माउंटेन्स की भी हम उतनी ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो उनमें, ठीक है। तो स्ट्रेस इज लेस देन इलास्टिक लिमिट इक्वल टू भी कर देते हैं स्ट्रेस अगेन। हाँ, यहाँ पे जो है वो माउंटेन्स पे या फिर आप लिक्विड्स पे जो प्रेशर का फॉर्मूला करते हो, स्ट्रेस का फॉर्मूला, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइट की बात हो रही है ना। जब हाइट आ जाती है तो प्रेशर जो है वो यूज हो जाता है। वो हम अगले लेक्चर्स में भी करेंगे कि प्रेशर्स क्या होगा। इसके बाद जो फ्लूइड डायनेमिक्स, हम जो फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हम प्रेशर के बारे में देखेंगे। उसका फॉर्मूला जो है H ρg जो है वो क्यों है वो मैं बताऊंगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी हम डायरेक्टली ले लेंगे H ρg। H इज द हाइट ऑफ माउंटेन, ρ इज द डेंसिटी ऑफ माउंटेन एंड g इज द ग्रेविटी। ऑब्वियसली यू नो it must be less than elastic limit is 3 × 10⁸। H की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं कि हाइट ऑफ द माउंटेन कितनी होनी चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए उसको उधर ले जाओ 3 × 10⁸, नीचे आ जाएगा डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी ऑफ माउंटेन जनरली ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, अलग अलग माउंटेन के लिए अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द माउंटेन्स। तो यहाँ पे जो डेंसिटी की वैल्यू है वो हम ले रहे हैं 3 × 10⁻3। ये जनरल वैल्यू हम ले सकते हैं, काफ़ी सारे जो स्टोन्स है उसकी ये वैल्यू रहती है इलास्टिक उसकी डेंसिटी की। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं सारी, तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है अभी हम देख लेंगे 3 × 10⁻3। तो ग्रेविटी की वैल्यू मैं 10 ही ले रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। तो ये आ जाएगी यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10⁸, और ये 10⁴ माइनस में चले गया ऊपर, यहाँ आया 10⁴ यहाँ पे मीटर। 10⁴ मीटर का क्या मतलब होता है? 10⁴ मीटर का मतलब होता है 10 किलोमीटर। मतलब हाइट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 किलोमीटर। मतलब अगर जो ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है ना किसी माउंटेन के पास, स्टील जितनी स्ट्रेंथ भी है, उसकी भी हाइट जो है वो कितनी रह सकती है, 10 किलोमीटर से कम रह सकती है। अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा लेंगे तो उसकी इलास्टिक लिमिट जो भी ज़्यादा होनी चाहिए। आई थिंक वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब आप खुद बताइए कि हमारे जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन है वो कौन सा है? दैट इज माउंट एवरेस्ट। वो सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं। अब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। क्या वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है? ऑब्वियसली नहीं होगी, अभी हमने डिस्कस किया वो 10 किलोमीटर से कम ही होगी। तो आप सभी मेरे को बताइए। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, सारी एप्लीकेशंस क्या होती हैं इलास्टिसिटी की, और साथ में हमने स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप जो किया है। अगर कोई भी डाउट है आपको, वो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एंड वी विल क्लियर योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। बट ये जो आर्टिकल्स हैं एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।